गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका मेरे क्लास में। मैं आकाश कुमार शर्मा आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, ओम्स लॉ में रिलेशन यही होता है, डेल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करंट। डेल भी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये कि अगर कोई कंडक्टर है, ऐसा, दिस इज डस्ट नॉट कंडक्टर, बस सपोज ये कंडक्टर है, ठीक ना। अगर करंट इधर से फ्लो हो रहा है, ये करंट हो गया, जो पेन का पॉइंट है वो करंट डायरेक्शन को शो कर रहा है, इधर रखते हैं ऐसे, ठीक है। तो करंट इसमें तभी फ्लो करेगा जब तक इसमें डिफरेंस ना हो, और वो डिफरेंस होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप के कारण से ये करंट फ्लो करता है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन तो यहीं पर एक अराइज होता है कि व्हाई डज करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो डायरेक्शन होता है वो इधर से हो रहा है, अगर इधर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा होता है तो करंट जो है उसका डायरेक्शन इधर से होना चाहिए। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। याद रखिएगा, कन्वेंशनल। करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर। ओम्स लॉ ने क्या बताया था? ओम ने क्या बताया था? ओम ने बताया था कि कितनी भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो होता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने 4 सेक्शन बना रखा है कंडक्टर का, और ये सब सेम मटेरियल है, क्योंकि ओम्स लॉ तभी फ्लो करेगा जब मटेरियल सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग मटेरियल्स पर प्रैक्टिकल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग हो जाएगा, और जो ये ग्राफ है और जिसका स्लोप है ये गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है ना, स्ट्रेट स्लोप नहीं आएगा। इसलिए क्या करते हैं, एक फर्स्ट केस में लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सेम कंडक्टर है चारों, यहाँ 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और दूसरा जो एंड पॉइंट है वहाँ पर 0 पोटेंशियल डिफरेंस है। तो डिफरेंस तो आ गया 0 वोल्ट 5 वोल्ट, 5 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, और जब तक डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट फ्लो करेगा नहीं। और मैंने ही बताया इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहा है इधर, देख लीजिए इधर। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा तो करंट इधर फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा तो करंट इधर फ्लो करेगा, ओके। और 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, और करंट जो इसमें से फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर का करंट है, ठीक है। दूसरा केस में क्या है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट है और 0 वोल्ट है, ठीक है। 10 वोल्ट 0 वोल्ट, यहाँ पर प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा फ्लो करेगा, फिर पॉजिटिव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा फ्लो करना चाहिए, ऐसे। यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा फ्लो करना चाहिए। यहाँ पर प्रोटॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन भी कम फ्लो कर रहा है, ठीक ना। तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो करेगा ऑब्वियसली करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा। तो यहाँ 5 वोल्ट था, यहाँ 1 एम्पियर करंट फ्लो किया, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 2 एम्पियर करंट फ्लो किया। पोटेंशियल डिफरेंस 0 ही रहेगा, और इधर अब आ गया 15 वोल्ट और 0 वोल्ट, डिफरेंस तो रहेगा 15 का। इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा फ्लो करेगा इस बार, इलेक्ट्रॉन जो इस बार ज़्यादा फ्लो करने वाला है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा फ्लो कर रहा है, तो करंट किधर फ्लो करेगा? ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहिए, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 15 वोल्ट का यहाँ पर मान लेते हैं, ये सिर्फ माना गया, एज्यूम किया गया, ये एक्चुअली है नहीं, सिर्फ इसको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने माना है। ये 15 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ पर 3 एम्पीयर का करंट आ रहा है, ठीक ना। तो जब हमने वोल्ट बढ़ा दिया 20 वोल्ट और इधर 0 वोल्ट, करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा फ्लो करेगा, और डायरेक्शन करने के इधर ही होगा, कितना? 4 एम्पीयर, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं, देखते हैं क्या होता है ग्राफ में। यहाँ पर दिखाया गया 1 ये करंट है, ठीक है, इधर बढ़ते जा रहा है करंट,
1 2 3 4 एम्पियर में सब है। इधर जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इधर बढ़ रहा है ऊपर की तरफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, और यही पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है। मतलब यह कि ओम्स लॉ जो है सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस के ही इर्द गिर्द घूमता है, इधर नेगेटिव एक्सिस में कभी ओम्स लॉ प्रूव किया ही नहीं है, ठीक ना। तो चलिए, जब 1 एम्पियर करंट था तो पोटेंशियल डिफरेंस था 5 वोल्ट, 2 एम्पियर 10 वोल्ट, ऐसे हो गया। तो मैंने जब ग्राफ प्लॉट किया तो कुछ ऐसा ग्राफ बना, इस तरीके से सोने बढ़ते चला जाएगा, यही बढ़ते चलेगा ऐसे, और ग्राफ जो इसका बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट। ओके, तो आखिर ये जो स्लोप दिख रहा है हम लोग को, ये स्लोप एक्चुअली में होता क्या है वो मैं बताता हूँ लोग को। देखिए 10th क्लास में तो बस इतना ही दिया हुआ है, एक्चुअली स्लोप होता क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये स्लोप है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक ड्रॉ कर दिया एक एक्सिस जो एक्स के पैरेलल है बिल्कुल, ठीक है। पोजिशन हम यहाँ भी ले सकते थे, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने एंगल ले लिया थीटा, ठीक है, थीटा ले लिया। अब हमको स्लोप फाइंड करना है, तो क्लास 11th में भी दिया हुआ है स्लोप फाइंड करने के लिए, और 10th क्लास में भी दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप फाइंड करने के लिए। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा स्लोप का फॉर्मूला होता है, और इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। यह स्लोप का फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, y एक्सिस को क्या लिया गया, y एक्सिस को लिया गया पोटेंशियल डिफरेंस v। तो जब यहाँ पर y2 माइनस y1 है तो क्या हो, इसको v2 माइनस v1 ले सकते हैं, ले सकते हैं। और ये जो स्लोप है x एक्सिस, इसमें करंट को दिखाया गया है x2 माइनस x1 मतलब i2 माइनस i1। ये क्या है, tan थीटा है, ठीक है। v2 माइनस v1 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल v। i2 माइनस i1 ये हो जाएगा करंट, मतलब डेल v बाई आई जो है वो दिखा रहा है रेजिस्टेंस को, मतलब ये स्लोप जो है रेजिस्टेंस को दिखा रहा है, डेल v बाई आई। ओम्स लॉ ने ही प्रूव करने की कोशिश की थी, और उन्होंने सेम मटेरियल लेकर के अपने लैब में टेस्ट किया था, और प्रैक्टिकल कुछ ऐसा ही था। लेकिन इसमें एक कंडीशन आता है कि टेम्परेचर जो है वो सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो सेम रहना चाहिए। अगर मटेरियल को चेंज कर देंगे तो हर मटेरियल का टेम्परेचर जो है वो वेरिएबल हो जाएगा, और वो ओम्स लॉ जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। तो सेम मटेरियल पर, जैसे कॉपर का मटेरियल लिया, तो कॉपर का जो मटेरियल होता है उसका रेजिस्टेंस इससे प्रूव किया गया। तो हर केस में डेल वी बाई आई आया, क्योंकि टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था। एल्यूमिनियम कर लेगा या सिल्वर कर लेगा तो हर केस में ये ट्रू आएगा, आर इक्वल टू डेल वी बाई आई ही आएगा। लेकिन अलग अलग मटेरियल्स को लेकर करेगा तो प्रॉब्लम आएगा। तो सेम मटेरियल को लेकर प्रूव किया, लेकिन वोल्टेज जो है वो डिफरेंट करके लिया, वो वोल्टेज को बस चेंज करता गया। तो देखिए यहाँ पर रिलेशन हमको प्राप्त हो गया। तो मैंने क्या बताया, ये जो रेजिस्टेंस है ये सिर्फ ओमिक कंडक्टर के लिए ही सेटिस्फाई होगा। ये जो नियम प्रूव किया गया ओम्स लॉ, ये सिर्फ ओमिक कंडक्टर के लिए। ओमिक कंडक्टर क्या होता है, ओमिक कंडक्टर क्या होता है, व्हाट इज ओमिक कंडक्टर? ओमिक कंडक्टर का मतलब होता है वैसा कंडक्टर जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम ये सब जो है वो ओमिक कंडक्टर में आता है, और ये उसी के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक ना। और जो अनओमिक कंडक्टर है, अनओमिक कंडक्टर किसको बोलते हैं? जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये क्या है, अनओमिक कंडक्टर है। इसमें क्या होता है, ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता जैसे, ठीक है। इसको जो है मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये ओम्स लॉ का पूरा आपको दिखाया गया यहाँ पर। आइए इधर रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रूव कर दिया R इक्वल टू डेल वी बाई आई, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या, R जो है पोटेंशियल V पे डिफरेंस करता है, तो V पे डिपेंड करता है? नहीं करता है। I पे डिपेंड करता है? नहीं करता है। जबकि R इक्वल टू डेल V दिया हुआ है और R इक्वल टू आई भी है, लेकिन R जो है
इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, गलत है। इस पे डिपेंड नहीं करता और इस पे भी डिपेंड नहीं करता है, जबकि फॉर्मूला जो है ऐसे ही प्राप्त हुआ है, R इक्वल टू डेल वी बाई आई। इसके बावजूद R रेजिस्टेंस जो है ना करंट पे डिपेंड करता है ना पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि अगर किसी कंडक्टर में करंट ज़्यादा बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है सिर्फ मटेरियल्स ऑफ कंडक्टर पर, नेचर ऑफ कंडक्टर पर, टेम्परेचर पर, लेंथ पर, एरिया पर, ठीक ना। तो हम एक एक करके सबको बताते जाएंगे किस तरीके डिपेंड करता है, ठीक ना। तो फिर इसका डिफिनेशन कैसे देंगे हम लोग, यहाँ तो हमने डेरिवेशन दिखा दिया, तो डेरिवेशन के बाद जो है वो डिफिनेशन आता है। तो चूंकि डेरिवेशन ये था, ये था डेरिवेशन, ठीक ना। यहाँ से हम लोग डेल वी इक्वल टू आई आर भी कर सकते हैं। अगर डेल वी कंफ्यूज कर रहा है तो हम लोग सिर्फ वी इक्वल टू आई आर ले सकते हैं। मतलब ये हुआ कि पहले ओम ने ये डेरिवेशन कर लिया था, उसके बाद उसने डिफाइन किया इस चीज़ को कि एक्चुअली में होता क्या है ये ओम्स लॉ। तब उन्होंने इस नियम का नाम जो है अपने नाम पर ही रख दिया, ओम्स लॉ। जब उसने ये नियम निकाला तब हम लोग क्या करते हैं, पहले ओम्स का डिफिनेशन पढ़ते हैं कि होता क्या, उसका बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। ओम ने क्या बताया था, मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, इसका मानते हैं कंडक्टर है, ये कंडक्टर हो गया। एक तरफ रेड है, एक तरफ ब्लैक है। रेड और ब्लैक यह दिखा रहा है कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। क्वेश्चन तो यही पर आएगा था कि कंडक्टर से करंट फ्लो क्यों करता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स के कारण से होता है। तो ओम ने यह बताते हैं कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो वो जो करंट फ्लो होता है, इसके दोनों इन पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या यूँ बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली होता है करंट का। हम लोग दोनों तरीके से लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल I भी लिख सकते हैं, और I प्रोपोर्शनल V भी लिख सकते हैं। दोनों केस यहाँ पर सही माना जाएगा। अगर हम इसको लेकर चलते हैं, अधिकांश इसी को लेकर चलते हैं, तो इक्वल का अगर साइन देते हैं इसकी जगह पर, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट देते हैं R, तो ये होता है V इक्वल टू आई आर। लेकिन जब इसको लेकर के हम चलेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट देंगे तो होता है 1/r, और ये R जाकर इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा आई आर। इस तरीके से होता है। तो दोनों जो है वो सही है स्टेटमेंट, लेकिन कंडीशन यह दिया गया था कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ये पहले भी लिखा गया था। लेकिन सच्चाई यह है सिर्फ टेम्परेचर ही कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यह भी पता चल जाएगा हम लोग को कि ना सिर्फ टेम्परेचर बल्कि जितना भी फिजिकल चेंज होता है, वो प्रेशर हो, कुछ भी हो, ठीक ना, हीट हो, प्रेशर हो, सारा फिजिकल चेंज कांस्टेंट होना चाहिए। कोई फिजिकल चेंज जो है उसमें वेरिएशंस नहीं आना चाहिए, तभी ओम्स लॉ सेटिस्फाई हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। मतलब ओम्स लॉ का भी एक और ब्रेक के बाद मैं भी यहाँ पर हाजिर हूँ। पढ़ना है रेजिस्टेंस के बारे में, और रेजिस्टेंस जो है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम आज। रेसिस्टिव रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है वो पढ़ेंगे। रेसिस्टिविटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है वो पढ़ना है। आज का यही टॉपिक रहेगा, है ना। तो आइए, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी कंडक्टर का, सपोज ये कंडक्टर है, सपोज दैट कि ये कंडक्टर है, तो इसके अंदर जो क्वालिटी है, जिस क्वालिटी के कारण से, जो प्रॉपर्टी के कारण से वो अपने अंदर से हो रहे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है,
वो प्रॉपर्टी जो है वो कहलाता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, या करंट। उसके बाद है इफ आर इज मोर, तो मतलब यह कि अगर आर को हम लोग ज़्यादा बढ़ा देंगे, रेजिस्टेंस को हम लोग ज़्यादा बढ़ा देंगे, रेजिस्टेंस बढ़ गया करंट घट गया, ये होता है। रेजिस्टेंस बढ़ गया करंट घट गया, ठीक ना। मतलब किसी भी कंडक्टर से रेजिस्टेंस अगर हम लोग ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, तो करंट ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि जितना ज़्यादा हम लोग देखे होंगे रास्ते पर भी चलते हैं, तो रास्ता जितना ज़्यादा साफ रहता है और क्लियर रहता है और चौड़ा रहता है रास्ता, इंसान को उतना ही आसान रहता है चलने में। मतलब ये कि इस रास्ता का जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन वो बहुत कम है, तो उसमें स्पीड ज़्यादा हो जाता है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन रास्ते में ज़्यादा होगा तो स्पीड जो है वो घट जाएगा, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, ये जनरल लाइफ में भी लागू होता है और किताब में भी लागू होता है। आइए यहाँ पर देखते हैं रेजिस्टेंस जो है किस किस फैक्टर में करते हैं। तो पहला फैक्टर यहाँ पर है लेंथ, पहला फैक्टर यहाँ पर क्या है? लेंथ है। लेंथ, लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ये प्रोपोर्शनल है। और जब ये सीधे सीधे रहेगा तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये देखिए बाई में लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो पहले इसका बात करते हैं। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब ये कि जितना ही ज़्यादा कंडक्टर का लेंथ बढ़ते चला जाएगा, ठीक ना, L1, L2, L3, यहाँ पर क्या है? L जो है, L1 जो है L2 से छोटा है और L2 जो है L3 छोटा है। ऐसे करते करते जितना लंबा कंडक्टर रहेगा, रेजिस्टेंस जो है उतना ही ज़्यादा होगा और करंट जो है उतना ही कम फॉलो करेगा, ठीक ना। ये देख लीजिए, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसके कंपेयर में, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसके कंपेयर में। इससे भी कोई लंबा अगर आएगा तो उसका रेजिस्टेंस जो है उससे कम हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मतलब ये मोर इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मोर इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मोर इज द रेजिस्टेंस, ठीक ना। कंडक्टर का लेंथ जितना ज़्यादा रहेगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा रहेगा। और लेस इज द फ्लो ऑफ करंट, करंट कम फ्लो करेगा। आगे देखिए ये वाला पढ़ते हैं पॉइंट। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। ए का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया होता क्या है? यहाँ पर देखिए मैंने ड्राइंग किया हुआ है। जनरली जो है वायर जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का लेते हैं हम लोग, सिलेंड्रिकल शेप का लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक वायर है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है। तो सिलेंड्रिकल शेप को अगर हम लोग कोई भी सेक्शन से अगर हम लोग ऐसे काटते हैं इस तरीके से, तो जो यहाँ पर एक पीस निकलता है, एक पीस इस तरह का जो सर्कुलर शेप का होता है, उसको हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का या फ्लो ऑफ करंट का परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये हो गया एरिया और ये हो गया फ्लो ऑफ करंट। दोनों क्या है? एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब एरिया जितना ही ज्यादा रहेगा उतना ही आसानी से करंट उसमें फ्लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाता है। मैंने ही बताया था, रास्ता का एग्जाम्पल लगेगा, सड़क का एग्जाम्पल लगेगा। सड़क जितना ही ज़्यादा चौड़ा रहेगा, गाड़ी जो है उतना ही इजीली ट्रैवल कर सकता है। देखिए तो इसका जो एरिया है A1, A2, A3, A1 का जो एरिया है वो कम है A2 के एरिया से, और A2 का जो एरिया है वो भी कम है A3 के एरिया से। मतलब यह हुआ A1 का रेजिस्टेंस A2 से ज़्यादा होगा और A2 का रेजिस्टेंस A3 से ज़्यादा होगा। A3 का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इसका मतलब करंट जो है आसानी से और ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया क्रॉस सेक्शन ये क्या होता है। अब आइए इस पॉइंट पर आते हैं। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये क्या है? टेम्परेचर है, टी कैपिटल टी, टेम्परेचर है। मतलब यह होता है कि अगर टेम्परेचर जितना ज़्यादा ग्रो करेगा, जैसे गर्मी का मौसम, कंडक्टर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा उठेगा।
टेम्परेचर ज़्यादा, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। ओके, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट फिर कम फ्लो करेगा। देखिए यहाँ पर जैसे, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन आ जाता है। कंडक्टर दो तरह के होते हैं। पहला होता है, पहला जो होता है वो कंडक्टर होता है मेटल्स, दूसरा होता है सेमी मेटल यानी सेमी कंडक्टर, है ना। तो कंडक्टर में आ गया कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब कंडक्टर में आ गया। सेमी मेटल जो होता है, सेमी कंडक्टर जो होता है वो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, टीन हो गया, ठीक ना। ये सब जो है ये आ गया सेमी कंडक्टर में। तो सेमी कंडक्टर का क्या है और मेटल का क्या है। मेटल और सेमी कंडक्टर हम लोग देखते हैं कि इस पर टेम्परेचर का किस प्रकार से असर होता है। तो जो मेटल्स होता है कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ईटीसी, उसका टेम्परेचर ग्रो करेगा तो रेजिस्टेंस भी ग्रो करेगा, ठीक ना। टेम्परेचर ग्रो करेगा तो रेजिस्टेंस भी ग्रो करेगा, और जब उससे करंट फ्लो करेंगे तो हीट जल्दी होगा। ओके, रेजिस्टेंस ज़्यादा का मतलब होता है कि करंट फ्लो करने से हीट वो ज़्यादा करता है। इसी कारण से इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह हो गया या ओवन हो गया, जो नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल करते हैं, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है लोहे का। इसी कारण से जब उससे करंट फ्लो होता है तो हीट ज़्यादा करता है, ग्लो ज़्यादा करता है, ठीक ना। चलिए, तो इसको याद रखिएगा, मेटल्स का टेम्परेचर ग्रो करेगा तो रेजिस्टेंस भी ग्रो करेगा, टेम्परेचर ग्रो करेगा, रेजिस्टेंस ग्रो करेगा। ओके, यहाँ पर इसका उल्टा होता है। कैसे? सेमी मेटल का अगर बात करेंगे, सेमी कंडक्टर अगर बात करते हैं, तो अगर इसका टेम्परेचर अगर हम उठाते हैं, इसका रेजिस्टेंस जो है वो लो हो जाता है। सेमी कंडक्टर का या सेमी मेटल का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा तो करंट जो है ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक ना। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ईटीसी, बहुत सारा आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो जिगजैग लाइन दिया रहता है ना, वो जितना भी है सब सेमी कंडक्टर है, ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं मटेरियल्स के बारे में। नेचर ऑफ मटेरियल्स, रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का टाइप क्या है, कंडक्टर का जो नेचर है वो क्या है, मटेरियल्स का नेचर क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए मेटल्स का मैंने अभी बताया, मेटल्स से इजीली फ्लो कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट भी इजीली फ्लो करेगा, ठीक ना। मेटल्स में भी दो टाइप का आ गया, सेमी कंडक्टर और कंडक्टर, ठीक ना। एलॉय क्या होता है? एलॉय जो होता है, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल। लिसन, एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल। एलॉय जो है दो या दो से अधिक मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स का मिक्सचर हो सकता है। मतलब अगर हम लोग कॉपर एल्युमिनियम को मिक्सचर करते हैं तो कॉपर का रेजिस्टेंस कुछ और होता है और एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस कुछ और होता है। जब दोनों को हम मिक्स कर दिए तो रेजिस्टेंस एक अलग तरह का क्रिएट हो गया, ठीक ना। एलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है वो मेटल्स से ज़्यादा होता है। अगर मेटल्स को हम लोग एम लिखते हैं, एलॉय को ए, ठीक ना, तो एलॉय का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है मेटल से। इसका मतलब एलॉय से करंट जो है वो कम फ्लो करेगा और हीट ज़्यादा करेगा। इसी कारण से दिस इज द मेन रीजन कि हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन में और इलेक्ट्रिक ओवन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, एलॉय का, या टोस्टर हो या रूम हीटर हो, वाटर हीटर हो, सब में इसका इस्तेमाल करते हैं। सेमी मेटल मैंने बता दिया। तो ये तीनों जो है, ये मटेरियल्स का तीनों अलग अलग नेचर शो कर रहा है, और तीनों अलग नेचर शो कर रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग फ्लो करेगा और करंट भी अलग अलग फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस भी अलग अलग ही होगा, ठीक है। इतना आप लोग क्लियर है। आइए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद अगला टॉपिक जो बताऊंगा वो देखिएगा। तो अभी मैंने बताया ये फॉर्मूला R प्रोपोर्शनल L, इसको मैंने इक्वेशन 1 कर दिया। रेजिस्टेंस जो है L का प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A, ठीक है। ये दो इक्वेशन बन गया, हम दो इक्वेशन मान लिया गया है। अगर दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो ये वाला हम लोग प्राप्त करते हैं, R प्रोपोर्शनल
L/A, L ऊपर है A नीचे रहेगा, ठीक है। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाते हैं तो एक हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी देते हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वो क्या होता है, मतलब इसको हटाने के बाद इक्वल का साइन देते हैं ये तो रहेगा, और एक साइन देते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का, ये क्या रो, इसको बोलते हैं रो, RHO, रो बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको रो बोलते हैं। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हम लोग को मिल जाता है, रो L/A रो हो गया। इस रो को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। रेसिस्टिविटी, और किसी भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी जो होता है वो सर्टन रहता है, फिक्स रहता है, वो ना ग्रो कर सकता है ना कम हो सकता है। हाँ, रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल, और कभी कभी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, कभी कभी, ठीक है। अब देखिए रेसिस्टिविटी हो गया, तो अगर हम यहाँ से रेसिस्टिविटी निकालना चाहेंगे तो R/A/L हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रेसिस्टिविटी निकालेंगे तो R/A/L हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, इसको हम लोग ओम बोलते हैं, OHM। एक्चुअली साइन जो है वो ओमेगा का साइन है, बोलते ओम है। रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक ना, दोनों याद रखिएगा। अंतर दोनों में ये है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो एक प्रॉपर्टीज है सब्सटेंस का, जो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से या करंट को फ्लो होने से ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है। ये रोकता नहीं है, ये क्या होता है, इसका एक सर्टेन वैल्यू होता है, हर मटेरियल्स का रेसिस्टिविटी का एक सर्टेन वैल्यू होता है, ठीक ना। वो ना तो लेंथ बढ़ाने से बढ़ेगा और ना घटाने से घटेगा, ना एरिया बढ़ाने से बढ़ेगा ना एरिया घटाने से घटेगा, ओके। रेजिस्टेंस का लेंथ बढ़ाने से, एरिया घटाने से फर्क पड़ता है, लेकिन रेसिस्टिविटी पर फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने दो अलग अलग लंबाई का मटेरियल ले लिया और दो अलग अलग एरिया का ही मटेरियल ले लिया, ये इतना बड़ा एरिया हो गया, ठीक है। इसका लेंथ L है, इसका कैपिटल L है, इसका A, इसका कैपिटल है, छोटा एरिया स्मॉल है, बड़ा एरिया बड़ा है, छोटा लेंथ बड़ा है, ठीक ना। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है सेम मटेरियल से, क्या है, सेम मटेरियल है, इन दोनों का रेजिस्टेंस जो है अलग अलग हो सकता है क्योंकि लेंथ अलग अलग है। मान लीजिए कॉपर का वायर है, अब कॉपर का वायर है सेम मटेरियल से दोनों, तो कितना भी लंबा क्यों ना ले वायर, उसका रेजिस्टिविटी जो है वो सेम रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो वैरी कर जाएगा। इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R', ऐसा हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R', ऐसा हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, उसमें जो H2O का जो प्रोपोर्शन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, प्रोपोर्शन जो होता है, रेशियो जो होता है वो कितने का होता है, 1:8 का होता है, ठीक है, यही होता है ना 1:8 का, ठीक है। लेकिन अब हम पानी एक गिलास में लें, एक बाल्टी में लें या एक ड्राम में लें, क्या ये रेशियो कभी बढ़ सकता है क्या या घट सकता है क्या, नहीं, ये रेशियो फिक्स रहेगा। इसका भी एक सर्टेन वैल्यू होता है रेसिस्टिविटी का, जो अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग होता तो है, लेकिन सेम मटेरियल्स का वो छोटा रहे चाहे लंबा रहे, चाहे इतना लंबा रहे चाहे इतना लंबा रहे, वो सेम रहेगा, ठीक ना। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलिए तो हम कुछ इसका एग्जाम्पल लेंगे और कुछ सॉल्यूशन करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। देखिए तो रेसिस्टिविटी दो चीज पर डिपेंड करता है, किस पर, नेचर ऑफ मटेरियल्स, कि मटेरियल्स का नेचर क्या है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, एलॉय है, क्या है, कैसा है, और दूसरा कभी कभी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है,
है ना। अब देखिए, तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया R इक्वल टू रो L बाई ए, या रो इक्वल टू यहीं पर लेते हैं, या रो इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। ये फॉर्मूला मैंने लिखा। इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो मैं बताऊंगा आपको। पहला जो क्वेश्चन पूछता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ जो है L है, एरिया क्या है A है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अच्छा एक बात और, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना रहेगा वायर का, फॉर्मूला हम लोग क्या लाएंगे, फॉर्मूला आएंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। तो मान लेते हैं इसका लेंथ जो है, यहाँ पर लिखते हैं लेंथ जो है वो L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है। अगर हम लोग तो अच्छा इस केस में इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, यही तो होगा, यही होगा, इसको मैंने 1 मान लिया। दूसरा केस ये है कि अगर इस लेंथ को स्ट्रेच कर देंगे, स्ट्रेच खींच करके इसको लेंथ को बढ़ा देंगे, ड्रॉ कर देंगे, यानी कि सेम मटेरियल है तो जाहिर सी बात है अगर हम इस मटेरियल को खींच कर लंबा करेंगे तो L डैश मान लेते हैं इसको, या डबल लेंथ कर दिया इसका, क्या कर दिया इसका लेंथ को डबल कर दिया, है ना, ट्वाइस कर दिया स्ट्रेच करके। तो एरिया देखिए यहाँ पर इतना एरिया था A था, यहाँ पर एरिया जो है घट गया A/2 हो गया, ठीक है। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है रो, अच्छा रेजिस्टिविटी घट रहा है कि बढ़ रहा है, लेंथ मैंने बढ़ा दिया, रेजिस्टिविटी घटा कि बढ़ा, मैंने क्या बोला था रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी जो है इसका रो था तो इसका भी रो ही रहेगा, रो L बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेंथ क्या हो जा रहा है, लेंथ डबल हो जा रहा है, यहाँ पर लेंथ क्या था L था, यहाँ पर लेंथ कितना है 2L है, तो रो 2L बाई एरिया कितना हो जा रहा है, एरिया हो जा रहा है हाफ। जब भी लेंथ को स्ट्रेच करके डबल करते हैं तो उस केस में एरिया जो होता है हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है ना। R इक्वल टू क्या हो गया, रो ट्वाइस L बाई हाफ। ये जो हाफ है ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 रो L बाई ए। अब यहाँ पर देखिए रो L बाई ए का वैल्यू क्या है, R है, ये हम R डैश निकाल रहे हैं, ठीक ना। ये क्या है R है, इसके यहाँ पर हम R लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं R लिखते हैं, R डैश इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू R, ये हो जाएगा आपका आंसर। मतलब नया जो रेजिस्टेंस होगा वो पुराना रेजिस्टेंस से 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। देखिए लेंथ मैंने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी 4 गुना हो गया, ऐसा रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस 4 गुना होता है। लेंथ अगर 3 टाइम्स किए होते, लेंथ अगर 3 टाइम्स किए होते तो रेजिस्टेंस भी 9 टाइम्स हो जाता है, ठीक ना। इस तरीके से रेजिस्टेंस जो है अफेक्ट होता है लेंथ को बढ़ाने से, तो ये स्ट्रेच करके बढ़ाया गया है। ओके, अगला कंडीशन लेते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला कंडीशन लेते हैं हम लोग, जब लेंथ को स्ट्रेच करके नहीं बढ़ाना है, लेंथ को डबल होना मतलब आधा कर देना है। जैसे मान लेते हैं ये प्रीवियस लेंथ है ना, और एरिया जो है एरिया ऑफ पर्सन ए है, प्रीवियस लेंथ है, रेजिस्टिविटी क्या है इसका रो है, यही 3 चीज होता है, ठीक ना। और रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस किसका है, इसका आर रेजिस्टेंस है, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा रो L बाई ए, इक्वेशन 1। सेकंड कंडीशन में क्या करना है, इसके लेंथ को क्या करना है फोल्ड करके इसको आधा कर देना है, जैसे ये है। अब इसको यहाँ से फोल्ड करके इसको आधा कर दिया और लेंथ जो है इसका घट गया, ठीक ना। अगर लेंथ घटेगा तो थिकनेस तो बढ़ेगा ही, जब इसको मैं फोल्ड करके आधा कर दूंगा थिकनेस तो बढ़ जाएगा ना। ये ऐसे था, ऐसे था, इसको मैं ऐसे किया, थिकनेस बढ़ गया, मतलब एरिया जो है इसका क्या हो जाता है, एरिया डबल हो जा रहा है और लेंथ जो है वो जा रहा आधा। रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी चेंज होगा नहीं चेंज होगा, रेजिस्टेंस इसका R डैश हो जा रहा है। अब R डैश निकालना है हमको, क्लियर है।
लेंथ को मैंने आधा कर दिया, डबल करके इसको फोल्ड कर दिया, एरिया क्या हो गया, डबल हो गया। लेंथ आधा हो गया, एरिया डबल हो गया। लेंथ डबल के थे, एरिया आधा हो गया था, ठीक ना। रो एल बाई ए। अब देखिए यहाँ पर लेंथ क्या हो जा रहा है, लेंथ हो जा रहा है आधा, इसको हम क्या करते हैं, एल बाई 2 करते हैं, और एरिया क्या होता है, डबल होता है। ये हो गया 2 है। ये वाला एल को दिया, ये वाला जो 2 है नीचे आएगा, यहाँ पर इंटू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ए, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, रो एल बाई ए, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं। इसके जगह पर क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आर डैश जो है, आर डैश की वैल्यू जो है वो आ जाता है ऐसा 1/4 आर। प्रीवियस आर जो था, जो पहले का रेजिस्टेंस था उसका 1/4 होता है अभी का रेजिस्टेंस, प्रेजेंट रेजिस्टेंस, ठीक ना। तो लेंथ को अगर आधा करते हैं डबल करके, फोल्ड करके, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस जो है 4/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है, ठीक ना। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर नया वीडियो के साथ आएंगे, कुछ नया बताएंगे आइसोलेशन लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में।